तो हमारे पास जो आज जिस टॉपिक का क्वेश्चन है ना, मतलब इस टॉपिक का क्वेश्चन हर साल श्योर शॉट होता है जेई एडवांस्ड में। मतलब या तो पेपर वन में एक क्वेश्चन आता है या फिर पेपर टू में एक क्वेश्चन आता है, पर इतनी गारंटी है कि एक क्वेश्चन आता ज़रूर है। जैसे बाकी टॉपिक का ऐसा रहता है कि मतलब कि दो क्वेश्चन आए, तीन क्वेश्चन आए, पक्का नहीं रहता है। बस ये टॉपिक एक ऐसा है, बाकी इस टॉपिक से और क्वेश्चन भी आते हैं। ये टॉपिक स्पेशली आपको, या फिर आप लिमिट्स में पढ़ते होंगे, या फिर ये टॉपिक्स को आप पढ़ते होंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो लास्ट में आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उनमें से एक खास टॉपिक ये है। वहाँ पर रिडक्शन फार्मूला भी होता है, और वो जो आपके पास एस्टिमेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशंस भी होती हैं। बट एक टॉपिक वहाँ पर होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम, और इस टॉपिक का क्वेश्चन आता है मेरे पास हर साल जेई एडवांस्ड में, और काफ़ी ईजी क्वेश्चन आता है। तो ये शॉर्ट एक ऐसा टॉपिक है, और एक इतना छोटा सा टॉपिक है। बस इस टॉपिक के अंदर आपको दो तीन चीज़ें समझनी होती हैं, दो तीन प्यारे प्यारे अपने पास सीक्वेंस होते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन में भी वही सीक्वेंस फॉलो हुआ है जो अपन क्लास में डायरेक्टली डिस्कस करते हैं, या फिर क्लास में डायरेक्टली इस सीक्वेंस को अपन करवाते हैं। यही सीक्वेंस हमारे पास इस टॉपिक में जे एडवांस 2022 ने क्या है, डायरेक्टली हमारे पास पूछ लिया है, जिसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर या फिर एक एक्स्ट्रा टर्म वो क्रिएट करके देता है, और बाकी एक सीरीज़ जैसी बना के दे देता है। तो वो एक्स्ट्रा फैक्टर या टर्म जो होता है, वही बच्चों को दुख देता है कि इस एन को कैसे मैनिपुलेट करा जाए। कि सर बाकी चीज़ें तो अपन कर ले रहे हैं, बाकी सीरीज़ तो दिख रही है, ठीक है, पर ये जो एक्स्ट्रा एन है ना, ये अपन को दुख दे रहा है। तो हम यहाँ पर बस एक यही चीज़ आपको समझनी होती है कि n को क्या करना है, आपको बेसिकली डिवाइड कर देना है। मतलब n एक तरीके से कैसे बना होगा, 1 + 1 + n टाइम्स विल बिकम n। तो 1 1 1 आपको हर एक टर्म में क्या कर देना होता है, डिवाइड कर देना होता है। मतलब इक्वल बट रही थी अभी तक सारी टर्म, मतलब सीरीज़ आपको इक्वलाइज होकर दिख रही थी। जैसे 16 + 5n - 3n² अपॉन 4n + 3n² था। उसके जस्ट बाद वाली टर्म 32 + n - 3n² अपॉन 8n + 3n²। 4n का 8n हुआ, 16 का 32 हुआ। तो कुछ कुछ इस फॉर्म की अपन को दिख रही है सीरीज़, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा फैक्टर जो उसने एन ऐड कर रखा है, वो इसीलिए कर रखा है कि आपको 1 1 जो फैक्टर है वो सबके साथ आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये जो आपके पास बेसिकली एन दे रखा है, एक आपको इसके साथ जाना है 1, एक 1 इसके साथ, एक 1 इसके साथ, वैसे एक 1 आप लास्ट वाली टर्म के साथ भी क्या कर सकते हो, बिल्कुल अटैच करके भेज सकते हो। तो अगर मैं अब एफ एन की बात करूँ, तो जे एडवांस में मतलब इतनी भी थोड़ा सा भी अगर वेरिएशंस नहीं होगा तो पेपर बहुत इजी हो जाएगा। तो इसीलिए कभी कभार इजी टॉपिक से भी जो है वो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन इसीलिए डालता है। और ये उतना भी हटके नहीं है, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर जेई की तैयारी कर रहा है तो एटलीस्ट ये वाला स्पेशल केस जिसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर आपके पास जनरेट होता है और उसको कैसे आप मैनिपुलेट करते हैं, अपन इससे भी कभी हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जबकि अपन ने 2016 का भी लिमिट ऐसा हम का क्वेश्चन सॉल्व करा था, तो ये उसके सामने ये तो काफ़ी ईजी और मतलब मोस्ट मतलब सबसे लुल्लू क्वेश्चन होगा 2022 जैसे पेपर का, ठीक है। तो अगर हम बात करें एफ ऑफ एन की, तो एफ ऑफ एन जो है, अगर मैं 1 1 सबके साथ ऐड कर दूं, तो सबसे पहले मैं 1 ऐड करूंगा पहली वाली टर्म के साथ। पहली वाली टर्म है मेरे पास 16, प्लस इसके साथ दे रखा है मेरे पास 5n, माइनस यहाँ पर दे रखा है मेरे को 3n², अपॉन नीचे दे रखा है मेरे को 4n, प्लस यहाँ पर दे रखा है मेरे को कितना 3n², ठीक है। यही काम मैं करना चाहूँगा सेकंड वाली टर्म के साथ। सेकंड वाली टर्म के साथ भी मैं 1 ऐड करूँगा, तो 1 प्लस सेकंड वाली टर्म मेरे को दे रखी है 32 + n माइनस। तो यही बेसिक क्रक्स है, अगर आप इतना भी कर लोगे तो आपसे ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा, कहीं नहीं गया आपसे क्वेश्चन। तो 32 + n माइनस यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3n², अपॉन जो डिनोमिनेटर में दे रखा है दैट इज 8n प्लस का 3n²। एक और टर्म इसी के साथ मेरे को मिली है, उसमें भी 1 ऐड कर दूंगा, क्योंकि तीन टर्म को देख लेते हैं ताकि जनरलाइज करने में अपन को दिक्कत ना हो। तो 48 - 3n माइनस यहाँ पर लिखा है 3n² अपॉन नीचे जो टर्म लिखी है दैट इज़ माई 12n प्लस यहाँ पर लिखा है 3n²। और ये टर्म ऐसे चलते रह रही है। अगर लास्ट वाली टर्म में भी आप 1 ऐड करना चाहते हो तो बिल्कुल 1 ऐड कर सकते हो, दैट विल बिकम बेसिकली 25n अपॉन n², क्योंकि 7n² और 7n² क्या हो जाएंगे आपके पास, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप एक तरीके से फॉर अ चेकिंग भी उसको रख सकते हो कि जब आप जनरलाइज टर्म लिखोगे तो उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आपको डालनी है। खैर वो चीज़ अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले अब इसके बाद वाली चीज़ डिस्कस करते हैं। इसके बाद वाली चीज़ क्या है, बस आपको एलसीएम लेना है और थोड़ा बहुत जनरलाइज करने की कोशिश करनी है। तो अगर मैं एफ एन की बात करूँ, तो एफ एन की जो पहली टर्म है मेरे पास, इसका एलसीएम तो अपन को पता लग रहा है कि इसका एलसीएम जो है अपने पास एलसीएम बन के आ जाएगा 4n + 3n²। ठीक है भैया, एलसीएम तो उतना आ गया। अब 4n + 3n² जब ऊपर जाएगा तो 3n² और 4n तो अपने 3n² और 3n² कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5n और 4n मिलके 9n बन जाएगा, और 16 एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, तो ऊपर वाली टर्म बन के आ जाएगी अपने पास 9n प्लस का 16। उसी तरीके से प्लस जो दूसरी वाली टर्म है उसका एलसीएम अगर हम ध्यान से देखें तो एलसीएम बन के आ जा रहा है 8n + 3n²। और अगर 8n + 3n² ऊपर जाएगा तो अगेन 3n² नेगेटिव एंड 3n² पॉजिटिव, तो दैट विल कैंसिल आउट एंड बिकम 0। और 8n
प्लस एन मेरे पास जो बन जाएगा वो 9n बन जाएगा। इस बार क्या हो रहा है, 9n के साथ हमारे पास 16 नहीं आ रहा है, बस 9n के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, 32 क्रिएट हो रहा है। तो 9n तो क्रिएट हो रहा है, बट 9n के साथ हमारे पास क्या क्रिएट आउट हो रहा है, थोड़ा सा 32 क्रिएट हो रहा है। एक और टर्म के साथ देख लेते हैं ताकि जनरलाइज करने में अपन को कोई दिक्कत ना हो। तो जो तीसरी वाली टर्म है, बेसिकली तीसरी वाली टर्म का जो एलसीएम है दैट इज़ 12n प्लस का 3n स्क्वायर इज़ माई एलसीएम। अब ये ऊपर जाएगी चीज़ तो 3n स्क्वायर इसको कैंसिल आउट ही कर देगी, माइनस 3n प्लस का 12n मेरे पास अगेन 9n बन जाएगा। तो 9n यहाँ पर भी क्रिएट हो रहा है, मतलब थोड़ा बहुत अपन को जनरलाइज दिखने लग गया है। 9n प्लस का यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास 48, क्योंकि 16 थ्रीजा होता है 48। और वैसी एनालॉगी हमारे पास नीचे भी चल रही है, 4n 1 जा 4n, 4n 2 टाइम्स जा 8n, और 4n 3 टाइम्स जा 12n, और प्लस डॉट 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 करते करते ये सीरीज़ मेरे पास आगे क्या होती रहेगी, बढ़ते रहेगी। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि अगर कभी भी आपके पास लिमिट एज अ सम का क्वेश्चन आए तो आपको वहाँ पर क्या स्टेप अप्लाई करने होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज़ माई, जो समेशन होता है मेरे पास, समेशन बदलता है मेरे पास इंटीग्रल में। 1/n जो होता है वो मेरे पास बदलता है dx में। r/n टाइप का जो भी फैक्टर होता है वो मेरे पास बदलता है x में। ये चीज़ अगर किसी को भी याद है तो उसके लिए लिमिट एज अ सम का सवाल कभी भी खतरनाक नहीं हो सकता। तो ये जो मैजिकल बॉक्स है ये आपको याद होना चाहिए कि समेशन इज़ रिप्लेसेबल विथ इंटीग्रल साइन, 1/n इज़ रिप्लेसेबल विथ dx, r/n इज़ रिप्लेसेबल विथ x। ठीक है, और हमसे पूछी है इस fn लिमिट टेंडिंग टू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी की वैल्यू। ठीक है, अब इसकी जनरल टर्म की बात करते हैं। व्हाट इज़ द जनरल टर्म। अगर मैं इसकी जनरल टर्म लिखने की कोशिश करूं या फिर अगर मैं इसकी TRS टर्म लिखने की कोशिश करूं, दैट इज़ बेसिकली माय जनरल टर्म। तो मैं समेशन लगाऊंगा, मेरे को यहाँ पर दिख रहा है 9n तो कांस्टेंट है, तो सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर में क्या करता हूँ, एक तो 3n स्क्वायर वैसे का वैसे ही रख देता हूँ, 3n स्क्वायर, और ऊपर क्या है अपने पास 9n है तो ऊपर 9n को भी वैसे का वैसे ही रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये चेंज नहीं हो रही है। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64। ऐसे ही मेरे पास ये सीरीज़ क्या रहेगी, कंटिन्यू आगे चलती रहेगी। तो 16 के साथ एक बेसिकली r का फैक्टर लगा देता हूँ 16r, और r को बेसिकली यहाँ चला देता हूँ 1 से लेके कहाँ तक, अभी डिसाइड करते हैं। बेसिकली यहाँ पर है मेरे पास 4n, यहाँ पर है मेरे पास 8n, यहाँ पर है मेरे पास 12n, मतलब 4 की टेबल चल रही है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो यहाँ पर भी फैक्टर आ जाएगा 4rn। तो ये मेरे पास बन गया है इसका जनरल टर्म। r की वैल्यू 1 से लेके जाएगी कहाँ तक, n तक। अब n तक कैसे जाएगी आपको कैसे पता लगा सर, क्योंकि अगर आप नहीं भी सोचोगे n तक कैसे जाएगी तो मैक्सिमम केसेस में n तक ही जाती है। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता कि n को छोड़ के कहीं और वैल्यूज़ की डाल दी, क्योंकि वहाँ पर इंटीग्रल की लिमिट चेंज हो जाएगी बेसिकली आपकी। ठीक है, जो कि जनरल केस में अपन 0 से 1 ही लेके चलते हैं। तो r 1 से लेके n तक कैसे गया, अगर आप 16 r की जगह n भी पुट कर दोगे तो 16n प्लस 9n यानी कि 25n अपॉन कितना बन जाएगा, 4n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर 7n स्क्वायर। और वही अपन की जो सीरीज़ दे रखी है उसकी लास्ट टर्म भी वही थी। अगर इसमें से अपन 1 सब्ट्रैक्ट कर देते तो अपन की लास्ट टर्म भी वही बन के आती। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो इसकी लिमिट को। तो TRS टर्म जो बन के आ गई, यानी कि जो जनरल टर्म बन के आ गई अपने पास, वो बन के आ गई कुछ इस तरीके से। अब FN क्या था हमारे पास, अपन को लिमिट लगानी थी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, किसमें, f ऑफ n में लिमिट लगानी थी। तो बेसिकली कितना बन जाएगा अब आप बताओ। यहाँ पर लिखा है अपने पास समेशन, समेशन के अंदर लिखा है r इक्वल टू 1 से लेके n तक। अब आपको r/n क्रिएट करना है, तो r/n क्रिएट करने के लिए अपन हमेशा डिस्कस करते हैं कि अगर डिनोमिनेटर ऊपर वाली चीज़ में अपॉन के ऊपर अपने पास r या फिर सिंगल n प्रेजेंट है तो अपन ऊपर n स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और नीचे भी n स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि n वाले फैक्टर को, जो सिंगल एट n है, उसको अपन को पूरी तरीके से डिलीट करना है। सिंगल n से अपन को कोई भी मतलब नहीं है, अपन को सिंगल n पूरी तरीके से डिलीट करना होता है। तो सिंगल n को अगर डिलीट करना है तो मेरे को ऊपर नीचे n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर n स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा तो 3n स्क्वायर वाला जो है वो कभी कैंसिल आउट हो ही नहीं पाएगा। तो ऊपर और नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ n स्क्वायर से। तो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा 16 इंटू r/n इंटू एक्स्ट्रा 1/n भी मेरे पास एक जनरेट हो रहा है, कोई बात नहीं। या वैसे ही यहाँ पर 9 इंटू n/n स्क्वायर एक जनरेट हो रहा है, और जो अपॉन में मेरे पास चीज़ें बन जाएंगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएंगी 16r इंटू n डिवाइडेड बाई n, और एक जो n आएगा वो r के नीचे आ जाएगा, प्लस 3 इंटू यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। तो ये सब तो मेरे पास कैंसिल आउट हो गई चीज़ें, और एक n यहाँ से भी कैंसिल आउट हो गया, n ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास जो ये बन गया है समेशन n इक्वल टू 1 से लेके n टाइम्स 16 इंटू यहाँ पर बन गया है मेरे पास बच्चों r/n, प्लस यहाँ पर बन गया है मेरे पास 9 इंटू नहीं लिखते हैं,
1/n बेसिकली अपन ने ऊपर से कॉमन ले लिया है। वैसे यहाँ पर बन गया अपने पास 4 टाइम्स ऑफ r/n प्लस यहाँ पर बन गया है 3 इंटू ये जो 1/n आया है, ये ऊपर से यहाँ पर से 1/n और यहाँ पर से 1/n अपन ने कॉमन निकाल लिया है बाहर, तो अपने पास एक एक्स्ट्रा 1/n बाहर से क्रिएट हो गया है। और ये इसलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर समेशन रिप्लेस हो रहा है इंटीग्रल के साइन से, 1/n रिप्लेस हो रहा है dx से, और r/n रिप्लेस हो रहा है मेरे पास x से। यही चीज़ अपन को करनी है, ठीक है। तो बस अब कुछ नहीं है, जो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ n की जो वैल्यू निकालनी थी वो अपने पास निकल के आ गई है। इंटीग्रल 0 से लेके 1, क्योंकि n इक्वल टू r इक्वल टू 1 से लेके n तक सीरीज चल रही थी, इसीलिए इंटीग्रल की वैल्यू 0 से लेके 1 तक हुई। और यहाँ पर बन जाएगा अपने पास कितना, 16x प्लस का 9 अपॉन नीचे कितना बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 4x प्लस का 3 इंटू 1/n कितना बन जाएगा अपने पास dx। तो बस यही चीज़ आपको याद रखनी होती है, रिप्लेस r/n विथ x, 1/n विथ dx। तो ये बन गया अब अपने पास चंदी सा इंटीग्रल ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी फॉर्म का, जिसकी वैल्यू अगर डायरेक्टली आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, बस आप थोड़ा सा इसको क्या कर सकते हो, सैम्पलिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ, 4x प्लस 3 मेरे को लग रहा है कि ऊपर जनरेट कर सकता हूँ, अगर मैं इसमें प्लस माइनस 3 ऐड कर दूँ, बेसिकली थोड़ा सा आप ऐसे सोच सकते हो। देखो 16x प्लस का 9, इसमें प्लस का 3 ऐड कर लो, माइनस 3 सब्ट्रैक्ट कर लो, अपॉन नीचे मेरे पास बन जाएगा कितना, 4x प्लस का 3, और यहाँ पर मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा dx। तो वैल्यू कितनी निकल के आ गई, वैल्यू निकल के आ गई 0 से लेके 1। अगर मैं 4 कॉमन निकालूँ तो यहाँ पर बन जाएगा 4x प्लस का 3 अपॉन मेरे पास नीचे तो है ही 4x प्लस का 3 dx, और बीच में आ जाएगा माइनस साइन और वो आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा dx अपॉन यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 4x प्लस का 3, लिमिट है 0 से लेके 1। अब ये 4x प्लस 3, ये 4x प्लस 3 तो कैंसिल आउट हो गया, और बेसिकली यहाँ पर से बन गया मेरे पास 4dx, यानी कि 4 ही बन के आ गया है। अब ये वाला जो इंटीग्रल है, अगेन वेरी बेसिक इंटीग्रल, 3/4, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ 4x प्लस का 3। ये 4 कैसे आया नीचे, क्योंकि नीचे 4x प्लस 3 था, 4x प्लस 3 को जब t डालोगे तो dx अपॉन x में थोड़ा सा ध्यान दे देना, 0 से लेके 1। अब बहुत ही बेसिक सा सवाल बन चुका है, 4 माइनस 3/4 ln ऑफ 7 माइनस ln ऑफ 3 बन जाएगा, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, ln ऑफ कितना लिख सकते हो, 7/3 भी लिख सकते हो। तो जो अपन का फाइनल रिजल्ट था, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, किसके लिए, f ऑफ n के लिए, उसकी वैल्यू जो निकल के आई वो इतनी निकल के आई, ठीक है। ऑल्दो कई बार मेंस में गारंटी नहीं रहती कि इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाए लिमिट एज अ सम का, बट इन जेईई एडवांस श्योर शॉट है, मतलब हर साल आप एक क्वेश्चन ऐसे एक्सेप्ट कर सकते हो। तो आंसर अपने पास आ गया है, एक बार चेक कर लेते हैं, शायद से यही आंसर है, 3/4 लॉग ऑफ 7/3। तो इस तरीके से जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको लगता है कि हमेशा ही जेईई एडवांस में आती हैं, इस तरीके के टॉपिक भी अगर आप स्किप करके जाओगे, इस पर स्किप करने ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली बात, इसमें बहुत ईजी कंसेप्ट है, समेशन इज रिप्लेसेबल टू इंटीग्रल साइन, 1/n इज रिप्लेसेबल टू dx, r/n इज रिप्लेसेबल टू x। ज़्यादातर अगर कहीं से कहीं लिमिट वेरी करती है ना इंटीग्रेशन की, तो 0 से लेके 1 या फिर 0 से लेके 2 वेरी करवाता है। मैंने तो कभी देखा भी नहीं कि 0 से लेके 1 के अलावा कहीं और भी लिमिट वेरी कराने की कोशिश करता है। वो मेंस करा सकता है, एंड इन फ्यूचर मेंस में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो मेंस के लिए भी सबक है आपके लिए कि कभी भी एक ऐसा क्वेश्चन है लिमिट ऐसा सम का जिसमें एक्स्ट्रा फैक्टर आपके पास क्रिएट हो रहा हो, तो आपको क्या करना है, वो फैक्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना ताकि सबके पास चले जाए, क्योंकि सीरीज में आपको क्या करनी है, इक्वलिटी मेंटेन करनी है। तो अगेन आई होप कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट भी समझ आया होगा लिमिट ऐसा सम का, और ये क्वेश्चन तो खैर समझ आया ही होगा। बाकी कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।